ट्रैकिंग रेंज कोठी में फायर होंगी तो ट्रांसमीटर जो ऑन है उसमें हल्की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देगी, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। वो जेरी कहाँ है? इमरान ने चौंक कर पूछा। वो रात के खाने का सामान लेने मार्केट गया हुआ है, जूलिया ने कहा। इमरान साहब, खुफिया रास्ता तो कोठी में मौजूद है, वहां से निकलना होगा हमें, सफदर ने कहा। हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं इत्मीनान से बैठा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद ट्रांसमीटर से हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों तक सुनाई देती रही, फिर खामोशी छा गई। चलो उठो, असलहा उठाओ और निकलो यहाँ से, जल्दी करो, इमरान ने तेजी से उठते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद वो सब बसले का मखसूस बैग उठाए और खुफिया रास्ते से 2 कोठियों के उकब में वाकई सड़क पर पहुंच चुके थे। अब कहाँ जाना है? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। जहाँ से अलग-अलग होकर ब्लोटम पहाड़ियों की दूसरी तरफ मौजूद पार्क में पहुंच जाओ, वहां से आगे बढ़ेंगे। हमें अब बहरहाल ये मिशन मुकम्मल करना है, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर वो सब अलग होकर आगे बढ़ते चले गए और थोड़ी देर बाद मुख्तलिफ सड़कों पर मुड़ गए। इमरान भी पैदल चलता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था, लेकिन उसके जहन में ये बात मुसलसल खटक रही थी कि चीफ ब्रोस को उनकी इस कोठी में मौजूदगी की इत्तला कैसे मिल गई। लेकिन जाहिर है उसका जवाब उसके पास ना था। फिर एक खाली टैक्सी को देखकर उसने उसे रोका और उसमें बैठकर उसने उसे ब्लोटम पहाड़ियों के साथ वाले पार्क में चलने का कह दिया और टैक्सी ड्राइवर ने सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। चीफ ब्रोस ने अपने ऑफिस में मौजूद था कि सामने पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी और चीफ ब्रोस जो एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था ने चौंक कर सर उठाया और हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ब्रोस ने मखसूस लहजे में कहा। रॉजर बोल रहा हूँ चीफ, मैंने पाकिस्तानी एजेंटों का सुराग लगा लिया है। दूसरी तरफ से ट्रेसिंग मशीन की इंचार्ज रॉजर की आवाज सुनाई दी तो चीफ ब्रोस मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़ा। उसे याद आ गया कि एक रोज कबल उसने रॉजर की जिम्मे ये टास्क लगाया था। ओ वेरी गुड, कहाँ है वो, कैसे मालूम हुआ? चीफ ब्रोस ने इंतहाई इश्तियाक भरे लहजे में कहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद हाजिर हो जाऊं, रॉजर ने कहा। हाँ आओ, जल्दी आओ, चीफ ब्रोस ने कहा और रिसीवर रखकर उसने फाइल बंद की और उसे एक तरफ रखी हुई टोकरी में उठाकर फेंक दिया। रॉजर की बात सुनकर उसके चेहरे पर यकलत हिजान के से तासुरात नमूदार हो गए और उसकी नजरें अब कमरे के दरवाजे पर इस तरह चिपकी हुई थी जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और रॉजर अंदर दाखिल हुआ। जल्दी आओ, नॉनसेंस, एक तो तुम इंतहाई सुस्त आदमी हो, घंटा लगा दिया यहाँ आते आते, चीफ ब्रोस ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। सॉरी चीफ, फासला ज्यादा था इसलिए देर हो गई, रियली सॉरी चीफ, रॉजर ने कुछ कहना चाहा। और नॉनसेंस खत्म करो, वजाहतें बताओ कहाँ है इमरान और उसके साथ ही जल्दी करो, चीफ ब्रोस ने तेज लहजे में कहा। चीफ, वो जैज कॉलोनी की कोठी में रिहाइश पजीर है और इस वक्त भी वो वहाँ मौजूद है, रॉजर ने कहा। वो कैसे मालूम हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी, चीफ ब्रोस ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। चीफ, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक, रॉजर ने फिर वजाहत करते हुए कहा। लानत भेजो मेरे हुक्म पर, मालूम कैसे हुआ, जल्दी बताओ, मुझे सारी तफसील बताओ, जल्दी, चीफ ब्रोस ने एक बार फिर उसकी बात काटते हुए इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। मेरे मुहब्बर ने बताया, रॉजर ने जवाब दिया। मुहब्बर ने बताया है? क्या मतलब? क्या तुम्हारे मुहब्बर को इल्हाम होता है? बोलो, क्या वो नजूमी है? क्या वो इमरान और उसके साथियों को जानता है? नॉनसेंस, मेरे मुहब्बर ने बताया है, तफसील बताओ, कैसे उसे मालूम हुआ, जल्दी, चीफ ब्रोस ने कहा। तो रॉजर के चेहरे पर यकलत इंतहाई बेबसी की तासुरात उभर आए। इसलिए तो जनाब मैं पहले तफसील बता रहा था, रॉजर ने बेबसी के आलम में कहा। तो बताओ, वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? तुम में यही बड़ी हामी है कि वक्त ज़ाया करते हो, जल्दी बताओ, चीफ ब्रोस ने मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा। पाकिस्तानी एजेंटों ने इस बार एक इंतहाई खुफिया तंजीम से रब्ता किया है, उसको ट्रोंगम कहा जाता है। उसके सिर्फ एक सेक्शन के बारे में हमें इल्म हो सका और वहाँ हमारा आदमी मौजूद है। मैंने तमाम मुहब्बरों को मशकूक अफराद को चेक करने का हुक्म दिया तो अभी उस आदमी का फ़ोन आया है कि उस तंजीम के तहत जैज कॉलोनी में भी खुफिया अड्डा है। वहाँ 2 रोज से 2 औरतें और 4 मर्द जो अमरीकी हैं, एक्रीमी हैं, ठहरे हुए हैं और उन्हें बराह रास्त ट्रोंगम की चीफ ब्लैकमैन ने वहाँ ठहराया है, रॉजर ने कहा। ओ कैसे पता चला कि इस कोठी में रिहाइश पजीर अफराद पाकिस्तानी एजेंट है? वो कोई और भी तो हो सकते हैं, चीफ ब्रोस ने इस बार मुंह बनाते हुए कहा। उसके चेहरे पर उभर आने वाला जोश तकरीबन खत्म हो चुका था। उस कोठी में मुस्तकिल तौर पर रहने वाला आदमी जेरी मेरे मुहब्बिर का बड़ा गहरा दोस्त है। वह खसूसी असला खरीद करने मार्केट आया जहाँ वो सेक्शन है जिसमें मेरा आदमी काम करता है। तो उसकी मुलाकात मेरे मुहब्बिर से हुई तो वो दोनों शराब पीने साथ वाले बार में जा बैठे, जहाँ बातों में जेरी ने बताया कि ब्लैकमैन का खास आदमी 6 अफराद को उस कोठी में छोड़ गया। तो मेरा मुहब्बिर तादाद सुनकर चौंक पड़ा। फिर वैसे ही उसने सरसरी सी अंदाज में बातें करके उससे सारी मालूमात हासिल कर ली, लेकिन उस जेरी को ये इल्म ना हो सका कि मेरे आदमी ने जानबूझकर उससे ये मालूमात हासिल की है और शायद इसलिए उसने ये सारी बातें उसे बता दी कि वो उनके सेक्शन का खास आदमी है। जेरी के जाने के बाद मेरे मुहब्बिर ने फ़ोन करके मुझे सारी तफसील बता दी तो मैं अपने 2 और आदमियों को तस्दीक के लिए वहाँ भिजवाया। उनके पास जदीद तरीन सर्चिंग मशीन है। इस मशीन के जरिए उन्होंने चेक कर लिया कि ये पाकिस्तानी एजेंट है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, रॉजर ने तफसील बताते हुए कहा। ओ फिर तो वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त हो सकती है। क्या नंबर है उस कोठी का? और जैज कॉलोनी, यही नाम बताया है ना तुमने? चीफ ब्रोस ने एक बार फिर पुरजोश लहजे में कहा और रॉजर ने इस बात में सर हिलाकर कोठी का नंबर बता दिया। ठीक है तुम जाओ, अब बाकी इंतजामात में खुद करा लूंगा, चीफ ब्रोस ने कहा और रॉजर सलाम करके वापस चला गया।
तो चीफ ब्रोस ने डायरेक्ट फ़ोन करके रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। डेथ सेक्शन राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। चीफ ब्रोस बोल रहा हूँ, साल्डन से बात कराओ। चीफ ब्रोस ने तेज़ और तहकुमाना लहजे में कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से इस बार इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। साल्डन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। इस बार भी लहजा मोदबाना था। साल्डन अपने साथ 10 अफराद लेकर जैस कॉलोनी के उगबी चौक पर पहुंच जाओ। मैं भी वहीं आ रहा हूं। वहां एक कोठी में पाकिस्तानी एजेंट मौजूद है और हमने उनका खात्मा करना है। तुम्हारे आदमी हर किस्म के असलहे से लेस होने चाहिए। चीफ ब्रोस ने तेज लहजे में कहा। चीफ आप कोठी नंबर बता दें तो हम उसे घेर लेंगे ताकि आपके आने से पहले ये लोग वहां से फरार न हो जाएं। साल्डन ने मोदबाना लहजे में कहा। नहीं, बल्कि तुम्हारे घेरने से वो भी निकल जाएंगे। तुम उगबी चौक पर पहुंचो। इस बार मैं खुद इस ऑपरेशन की निगरानी करूंगा। मैं खुद, समझे तुम? चीफ ब्रोस ने चीखते हुए लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और उठकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी महसूस कार हासी तेज रफ्तारी से जैस कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। चीफ ब्रोस उगबी सीट पर अकड़ा हुआ बैठा था जबकि कार ड्राइवर चला रहा था। तेज चलाओ नॉनसेंस, क्या आप बैलगाड़ी चला रहे हो? चीफ ब्रोस ने सहत और बेचैन से लहजे में कहा। तो ड्राइवर ने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद कार जैस कॉलोनी की उगबी चौक पर पहुंच गई तो ड्राइवर ने कार एक तरफ करके रोक दी और चीफ ब्रोस नीचे उतरा ही था कि एक तरफ से एक लंबे कद और शरीरी जिस्म का आदमी तेज से कदम उठाता कार की तरफ आता दिखाई दिया। ये डेथ सेक्शन का चीफ इंचार्ज साल्डन था। उसने करीब आकर मोदबाना अंदाज में सलाम किया। सुनो, कोठी नंबर 21 को घेर कर उस पर मिसाइलों की बारिश कर दो। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर और जाओ और जल्दी करो। मैं उस वक्त आऊँगा जब तुम काम खत्म कर चुकोगे। वक्त बर्बाद ना करो, नॉनसेंस ड्राओ, जल्दी करो। चीफ ब्रोस ने कहा। यस चीफ, साल्डन ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। चीफ ब्रोस वापस कार की उगबी सीट पर बैठ गया लेकिन उसने कार के शीशे गिरा दिए। उसकी आदत थी कि वो एक्शन के वक्त मौका पर खुद मौजूद नहीं रहता था क्योंकि उसकी नुक्ता नज़र से ये उसकी शान के खिलाफ था। फिर इस तरह वो बहुत सी कबाहतों से भी महफूज रहता था, इसलिए वो यही कार में ही बैठा रहा था। उसे मालूम था कि कोठी नंबर 121 पहुंचने के लिए साल्डन और उसके साथियों को लंबा चक्कर काट कर कॉलोनी के पहले चौक से अंदर जाना होगा और उसमें तकरीबन 20-25 मिनट बहरहाल लग जाएंगे क्योंकि वो नौ तामीरशुदा कॉलोनी थी और उसके गिर्द बाकायदा 4 दीवारी बनाई गई और अंदर दाखिल होने का एक ही गेट था जो सामने वाले चौक पर था। चीफ ब्रोस ने इसलिए उगबी चौक का इंतखाब किया कि इमरान और उसके साथियों को किसी तरह का शक न पड़ सके क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले चौक पर वो साल्डन और उसके आदमी को चेक कर लें क्योंकि उन कारों पर अस्काम एजेंसी का नाम और निशान के साथ साथ डेथ सेक्शन के अल्फाज भी वाज़ेह तौर पर मौजूद थे। जबकि अब उसे यकीन था कि उनके संभलने से पहले साल्डन और उसके आदमी कोठी को तबाह कर देंगे। लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि अगर इमरान और उसके साथी रेड के वक्त कोठी में मौजूद ना हुए तो फिर नए सिरे से उनका सुराग लगाना पड़ेगा। उसने जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल कर उस पर जल्दी से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो चीफ ब्रोस कॉलिंग ओवर। चीफ ब्रोस ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस सर, साल्डन अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद साल्डन की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ हो इस वक्त? ओवर। चीफ ब्रोस ने तेज लहजे में कहा। मैं पहले चौक के करीब हूँ चीफ। ओवर। साल्डन ने कहा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मशीन है जिससे पहले इस कोठी के अंदर मौजूद अफराद को चेक किया जा सके? ओवर। चीफ ब्रोस ने तेज लहजे में कहा। यस चीफ, ऐसी मशीन हमारे पास मौजूद होती है। क्या पहले उन पाकिस्तानी एजेंटों को चेक करना है? ओवर। साल्डन ने पूछा। हाँ, लेकिन वहाँ जाकर घेरा मत डालना। पहला एक आदमी भेजकर चेकिंग कराओ और अगर वो लोग अंदर मौजूद हों तो फिर कोठी को उड़ा दोगे, समझे? ओवर। चीफ ब्रोस ने कहा। यस बॉस। ओवर। साल्डन ने कहा। ओके, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतजिर रहूंगा। ट्रांसमीटर पर कॉल करके मुझे रिपोर्ट देना। ओवर एंड ऑल। चीफ ब्रोस ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने जेब में डाल लिया। फिर तकरीबन 20-25 मिनट की तवील इंतजार के बाद अचानक दूर से मिसाइलों की धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो चीफ ब्रोस बेइख्तियार कार से नीचे उतर आया। ओह, इसका मतलब है कि वो लोग अंदर मौजूद थे। मगर चीफ ब्रोस ने कहा। फिर जब धमाकों की आवाज़ें आनी बंद हो गई तो चंद लम्हों बाद उसकी जेब में मौजूद ट्रांसमीटर पर कॉल आना शुरू हो गई। उसने जल्दी से जेब से ट्रांसमीटर निकाल कर उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो साल्डन कॉलिंग ओवर। साल्डन की आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, अटेंडिंग यू ओवर। चीफ ब्रोस ने तेज़ लहजे में कहा। चीफ, हमने चेकिंग कर ली थी। अंदर 2 औरतें और 4 मर्द मौजूद थे। हमने आपके हुक्म के मुताबिक मिसाइल फायर करके कोठी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अब क्या हुक्म है? ओवर। साल्डन ने कहा। गुड शो, रियली गुड शो। तुम खुद वहीं रुको, बाकी आदमियों को वापस भेज दो, मैं वहां आ रहा हूं। ओवर एंड ऑल। चीफ ब्रोस ने कहा। फिर एक बार फिर तेजी से कार में बैठ गया। चलो ड्राइवर, जैज कॉलोनी के अंदर कोठी नंबर 121 पर जाना है। चीफ ब्रोस ने तेज लहजे में कहा। यस सर। ड्राइवर ने कार और आगे बढ़ा दी। फिर एक लंबा चक्कर काट कर वो सामने वाले चौक से कॉलोनी के अंदर दाखिल हो गए। फिर जब वो तबाहशुदा कोठी के करीब पहुंचे तो वहाँ बेशुमार अफराद मौजूद थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौजूद थी। ड्राइवर ने कार रोकी तो चीफ ब्रोस नीचे उतरा और तेज से इस कदम उठाता कोठी की ओर बढ़ता चला गया। क्या हुआ साल्डन, लाशें मिली? चीफ ब्रोस ने अपनी तरफ आते हुए साल्डन को देखकर रुकते हुए पूछा। मलबा हटाया जा रहा है सर, लाशें अभी मिल जाएंगी, साल्डन ने कहा और चीफ ब्रोस ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो पुलिस ऑफिसर की तरफ मुड़ गया। लोगों को यहाँ से वापस भेजो, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा, सरकारी काम हो रहा है।
तुम्हें तो ये इल्म होगा कि ये कार्रवाई अस्काम एजेंसी की तरफ से की जा रही है। चीफ ब्रोस ने तेज लहजे में कहा। यस सर, पुलिस ऑफिसर ने कहा। फिर वो अपने आदमियों को अहकामात देने लगा। थोड़ी देर बाद पुलिस वालों ने वहां मौजूद लोगों को वापस भिजवा दिया। अलबत्ता दूर इक्का दिक्का लोग खड़े नजर आ रहे थे। साल्टन मलबे की तरफ चला गया ताकि लाशें मिलते ही वो वापस आकर चीफ ब्रोस को रिपोर्ट दे सके। चीफ ब्रोस खामोश खड़ा था। वैसे वो दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि इस बार इमरान और उसके साथी वाकई हलाक हो चुके होंगे ताकि ये क्रेडिट उसके हिस्से में आ सके। थोड़ी देर बाद साल्टन वापस आया तो उसका चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ? चीफ ब्रोस ने तेज लहजे में कहा। जैसे खुफिया रास्ते को बनाने और पाकिस्तानी एजेंटों को बाहर भिजवाने का वो खुद मुजरिम हो। उसकी बात सुनकर चीफ ब्रोस उछल पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार नुमाया थे। और ये कैसे हो सकता है? उन्हें कैसे मालूम हो सकता है कि कोठी को मिसाइलों से उड़ाया जा रहा है? इसीलिए तो मैंने तुम्हें हुक्बी चौक पर कॉल किया। क्या तुमने यहाँ आने और चेकिंग करने में वक्त तो ज़ाया नहीं किया था? चीफ ब्रोस ने कहा। उसके लहजे में हैरत नुमाया थी। नहीं बॉस, मैंने जहाँ पहुँचते ही एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मिसाइल फायर कर दिए, साल्टन ने कहा। हाँ, इसका मतलब है कि तुमने जब चेकिंग की तो उन्हें मालूम हो गया और वो निकल गए। वेरी बैड, अब उन्हें फिर तलाश करना होगा। चलो वापस, चीफ ब्रोस ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर वो तेज से कदम उठाता वापस अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। अलबत्ता उसके चेहरे पर मायूसी के तासुरात नुमाया थे क्योंकि उसकी नुक्ता नज़र से इमरान और उसके साथ इस बार उसके हाथों बाल बाल बचे थे। उसे इमरान और उसके साथियों के बच निकलने का शदीद अफसोस हो रहा था। उसका ख्याल था कि इस बार इमरान और उसके साथी जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन उनकी किस्मत वाकई अच्छी थी कि इस कदर खुफिया इंतजाम के बावजूद उन्हें किसी तरह से हमले की खबर मिल गई और वो बचकर निकलने में कामयाब हो गए। इमरान अपने साथियों समेत ब्लोटम पहाड़ियों के करीब हालात का जायजा लेकर ब्लैकमैन से हासिल की हुई दूसरी रिहाइश गाह पर पहुंच चुका था। साल्टन पहाड़ियाँ और उसके इर्द गिर्द का तकरीबन 2 किलोमीटर का इलाका फौज की तहवील में दे दिया गया और वहाँ हर तरफ मुसल्ले फौजी इस तरह फैले हुए थे जैसे पहाड़ियों के एक एक पत्थर पर एक एक फौजी खड़ा कर दिया गया हो। उसके साथ साथ 4 गनशिप हेलीकॉप्टर भी फिजा में मुसलसल परवाज करते हुए निगरानी कर रहे थे और जाहिर है इन हालात में ऑपरेशन का कोई सवाल ही पैदा न होता था। चनाचे इमरान और उसके साथी खामोशी से वापस अपनी रिहाइश गाह पर आ गए। अब क्या प्रोग्राम है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें इस तरह वापस नहीं आना चाहिए था, कोई ना कोई रास्ता बहरहाल निकल ही आता। तनवीर ने कहा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें कब्रिस्तान का रास्ता ज़रूर मिल जाना था। हम यहाँ खुदकुशी करने नहीं आए, मिशन मुकम्मल करने आए हैं, इमरान ने कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया तो तनवीर होंठ भींचकर खामोश हो गया। शायद उसे इमरान की बात समझ आ गई थी। अब यही हो सकता था इमरान साहब कि हम अस्काम एजेंसी के हेडक्वार्टर पर पूरी कुव्वत से हमला करने, फिर जो होगा देखा जाएगा। सफदर ने कहा। यही बात मैंने पहले कही होती तो तुम सब ने मेरे खिलाफ महाज बना लिया ना। इमरान ने कहा। हमें ये तो मालूम ना था कि वहाँ इस किस्म के हालात पैदा कर दिए गए होंगे, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। जाहिर सी बात है, हमारे एक बार यहाँ आने के बाद उनके लिए हेडक्वार्टर की हिफाजत का इंतजाम नागजीर था। उन्हें हमारे बच निकलने का भी पता चल गया होगा और चीफ ब्रोस यकीनन इस बात पर मुत्तफक्र होगा कि हम एक बार फिर इस इलाके में आएंगे और हर सूरत हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसने हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी और हर तरफ मुसल्लह अफराद का जाल फैला दिया ताकि हम उनकी नज़र से बचकर पहाड़ियों तक ना जा सकें। और सिक्योरिटी भी मुसल्लह अफवाज को दी गई है, जिसका मतलब है कि चीफ ब्रोस को अपने किसी सेक्शन पर भरोसा नहीं रहा और उसने चीफ सेक्रेटरी या फिर डिफेंस सेक्रेटरी से कहकर पहाड़ियों पर मुसल्लह फौज बुलवा ली है। इमरान ने कहा। इमरान साहब, अब हमें मजीद वक्त ज़ाया करना नहीं चाहिए और ना किसी अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए, कैप्टन शील ने कहा। कैप्टन शील ठीक कह रहा है, हम वहाँ रेड कर देते हैं। बहरहाल डेथ सेक्शन के लोग तो वहीं मौजूद होंगे, हम उनका खात्मा करके आगे बढ़ेंगे और हेडक्वार्टर को मशीनी सिस्टम से ट्रेस करके उससे कोई भी खुफिया रास्ता खोलकर अंदर घुस जाएंगे और अपना मिशन मुकम्मल कर देंगे, सफदर ने कहा। नहीं, हमें पहले ये मालूम करना है कि फार्मूला है कहाँ। ऐसा ना हो कि चीफ ब्रोस ने हमारे डर से उस बार फार्मूला हेडक्वार्टर में रखा ही ना हो और किसी और जगह शिफ्ट कर दिया हो, इमरान ने कहा। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसे एक ख्याल आया तो उसने फ़ौरन जेब से स्पेशल सैटेलाइट फ़ोन निकाला जो उसे ब्लैकमैन ने मुहैया किया था। इमरान ने फ़ोन ऑन किया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। डिफेंस सेक्रेटरी साहब के पीए का नंबर दें, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। इमरान ने शुक्रिया अदा करके राब्ता ख़त्म किया। फिर टोन आने पर उसने वही नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए जो इंक्वायरी ऑपरेटर ने बताए थे। पीए टू डिफेंस सेक्रेटरी। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ अस्काम एजेंसी ब्रोस बोल रहा हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी साहब से बात कराएं। इमरान ने इस बार ब्रोस के लहजे और आवाज़ में बोलते हुए कहा। उसे चूँकि ट्रांसमीटर पर ब्रोस की आवाज़ सुन ली इसलिए उसे इसकी आवाज़ दखल करने में कोई मसला ना हुआ। ये सर होल्ड करें। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ब्रोस बोल रहा हूँ सर, चीफ ऑफ अस्काम एजेंसी। इमरान ने लहजे को मोदबाना बनाते हुए कहा। यस, क्या बात है, क्यों कॉल की है? दूसरी तरफ से कदरे सर्द लहजे में कहा गया। ब्लोटम पहाड़ियों पर वाक़ हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री के हिफाजती इंतजाम के सिलसिले में बात करनी थी सर, इमरान ने कहा। आपका मतलब है प्लासम फाइन लेबॉर्ट्री के बारे में?
क्या बात करनी है? डिफेंस सेक्रेटरी ने चौंक कर कहा। जनाब, वहाँ के हिफाजती इंतजाम फौज के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि मेरा ख्याल था कि ये काम अस काम एजेंसी ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकती है। इमरान ने कहा, ये इंतजाम चीफ सेक्रेटरी साहब के हुक्म पर किए गए हैं, आप उनसे बात करें। वैसे भी आपकी एजेंसी चीफ सेक्रेटरी साहब के बराह रास्त मातहत है, इसलिए इस मामले में वही फैसला कर सकते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। यस सर, ठीक है, शुक्रिया सर, इमरान ने कहा और उसने क्रेडल दबा दिया। फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसके साथ खामोश बैठे इमरान की ये सब कार्रवाई देख रहे थे। यस, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई जो इमरान आइज़ैक की आवाज़ पहचान गया, क्योंकि पहले भी उससे बात हो चुकी थी। पीए टू डिफेंस सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। इमरान ने इस बार डिफेंस सेक्रेटरी के पीए की आवाज़ और लहजे की नकल करते हुए कहा। यस सर, मैं आइज़ैक बोल रहा हूँ, हेडक्वार्टर इंचार्ज। इस आइज़ैक ने मोदबाना लहजे में कहा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब उस काम एजेंसी के चीफ ब्रोस से बात करना चाहते हैं, इमरान ने कहा। यस सर, वो भी थोड़ी देर पहले जहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं बात कराता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मैं ब्रोस बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से ब्रोस की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर ब्रोस, उन दुश्मन एजेंटों का क्या हुआ जिन्होंने ब्लोटम पहाड़ियों पर आपके हेडक्वार्टर पर हमला किया था? इमरान ने डिफेंस सेक्रेटरी के लहजे और आवाज़ में कहा। उनकी तलाश जारी है जनाब, आप फिक्र ना करें। हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री के हिफाजती इंतजाम इंतहाई फूल प्रूफ बना दिए गए हैं। अगर पाकिस्तानी एजेंट इस तरफ आए तो उनका वहां से जिंदा बचकर जाना नामुमकिन होगा, चीफ ब्रोस ने कहा। वो लोग इसी फार्मूले के हसूल के लिए ही यहाँ आए हुए हैं जो आपने पाकिस्तान से हासिल किया था, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। यस सर, चीफ ब्रोस ने जवाब दिया। तो कहाँ है वो फार्मूला? मुझे अपने ज़राए से पता चला कि फार्मूला आपके हेडक्वार्टर में था, फिर आपके ही हेडक्वार्टर के किसी आदमी ने फार्मूला वहाँ से निकाल कर उन्हें एजेंटों के हवाले कर दिया था। क्या ये सच है? इमरान ने कहा। यस सर, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, मेरे सेक्शन मुतहरिक थे। उन्होंने एक मुकाम पर पाकिस्तानी एजेंटों को घेर लिया और उनसे फार्मूला वापस हासिल कर लिया, जो अब प्लासम फाइल लेबॉर्ट्री में बाहिफाजत मौजूद है, चीफ ब्रोस ने कहा। ओके, आपसे फिर बात होगी, इमरान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। चलो, ये तो पता चल गया कि फार्मूला उसी हेडक्वार्टर के नीचे मौजूद लेबॉर्ट्री में मौजूद है। जूलिया ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। हाँ, लेकिन फौज की वहाँ मौजूदगी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इमरान ने कहा। कुछ भी हो, हमने ये मिशन मुकम्मल करना है, चाहे एक्रीमा की पूरी फौज भी हमारे मुकाबिल आ जाए तो हम उनसे भी टकरा सकते हैं, तनवीर ने कहा। मुझे भी यही लग रहा है कि हमें एक बार फिर पहाड़ियों की तरफ जाना चाहिए, वहाँ मौजूदा हालात देखकर फैसला किया जाएगा कि हमें क्या करना है, इमरान ने कहा। तो चले, तनवीर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ चलो, इमरान ने कहा। तो वो सब उठ खड़े हुए। थोड़ी ही देर में वो तैयार होकर दो कारों में सवार एक बार फिर ब्लोटम पहाड़ियों की तरफ बढ़े जा रहे थे। आगे वाली कार की ड्राइविंग सीट पर तनवीर, साइड सीट पर इमरान और रुकबी सीट पर जूलिया थी, जबकि उकम में आने वाली कार की ड्राइविंग सीट पर सफदर था और साइड सीट पर कैप्टन शील बैठा था और उसकी कार की रुकबी सीट पर सालिया थी। क्या अब हम डायरेक्ट हमला करने जा रहे हैं? तनवीर ने कहा। जाहिर है इन हालात में कोई प्लानिंग काम नहीं करेगी, इसलिए यही बेहतर होगा कि हम किसी भी दूसरे चक्कर में पड़ने की बजाय उसीलिए मेंढे की तरह ना की सीध में भागकर उन पर हमला कर दे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझ पर तंज कर रहे हो क्यों? इमरान की बात सुनकर तनवीर ने उसीले लहजे में कहा। मेंढे की बजाय भैंसा कह देता हूँ, फिर तो खुश हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें तनवीर पर तंज करने का कोई हक नहीं। अगर तुम्हारी बजाय चीफ तनवीर को लीडर बना देता तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के कारनामों की तादाद ज़्यादा होती। तुम वहाँ की असल मिशन पर काम करने की बजाय इधर उधर भाग दौड़ ज़्यादा करते रहते हो। तनवीर की जवाब देने से पहले ही जूलिया ने तनवीर की हमायत करते हुए कहा और तनवीर जिसके गाल गुस्से से फड़फड़ाने लगे थे यकलह नॉर्मल हो गए और उसकी आंखों में चमक आ गई और सीना कई इंच मजीद फूल गया। तुम्हारा कसूर नहीं है, और बहन भाई की तारीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास करने से तुम कभी बाज नहीं आओगे, इसलिए बेहतर यही है कि खामोश रहो, तनवीर ने उसीले लहजे में कहा। ये तो तुम्हारी आदत है कि हर औरत को बहन बना लेते हो, जूलिया ने हंसते हुए कहा। क्या करूं, तनवीर की तरह खुशकिस्मत नहीं हूं, इसलिए मजबूरन बहन बनाना पड़ता है, इमरान ने जवाब दिया और जूलिया बेएहतियात हंस पड़ी। काफ़ी देर मुसलसल सफ़र करने के बाद वो ब्लोटम पहाड़ियों से काफ़ी फासले पर सड़क की दूसरी तरफ दरख्तों के घने झुंड में पहुंच गए। उन्होंने कारें दरख्तों के झुंड में छुपाई और फिर असलाह लेकर तेज़ी से आगे बढ़े चले गए। दरख्तों से निकलकर वो झुके झुके अंदाज में एक पहाड़ी की तरफ बढ़े, फिर वो सब इमरान के पीछे पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गए। दरख्तों से निकलकर वो झुके झुके अंदाज में आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में वो पहाड़ी की चोटी पर मौजूद थे। चोटी पर काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें थी, इसलिए वो इन सब चट्टानों की ओर में पहुंच गए। फिर वो चट्टानों की ओर से दूर नज़र आने वाली उन पहाड़ियों की तरफ देखना शुरू हो गए जिन पर मुसल्लह फौज तैनात थी। उनकी आंखों में शदीद उलझन के तासुरात नुमाया थे। अब ये मिशन कैसे मुकम्मल होगा? जहाँ तो हर तरफ फौज ही फौज है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, सफदर ने कहा। जहाँ हेलीकॉप्टर मौजूद है, हो सकता है कि पहाड़ियों की दूसरी तरफ कोई एयर बेस मौजूद हो। अगर हम चेकिंग करें और वहाँ से कोई गनशिप हेलीकॉप्टर हासिल कर लें तो उन सबका आसानी से खात्मा किया जा सकता है, कैप्टन शील ने कहा। लेकिन जहाँ तो फ़िज़ा में भी गनशिप हेलीकॉप्टर मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, सफदर ने कहा। अगर मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाए तो फिर मुझे उनकी परवाह नहीं रहेगी, तनवीर ने फ़ौरन ही कहा।
इमरान ने ठीक फैसला किया था कि हमें लेकर वापस चला गया। हमारी वजह से ये दोबारा यहाँ आया, लेकिन अब हालात और ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। मुसल्ले अफवाज की तादाद बढ़ गई है। ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दे रही कि हम 1 इंच भी आगे बढ़ सकें। बेहतर यही होगा कि हम फिर वापस लौट जाएं। जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर हमला करेंगे, जूलिया ने कहा। ओ नहीं जूलिया, ऐसी बात मुंह से ना निकाला करो। हमने मिशन मुकम्मल करना है, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। अचानक खामोश खड़े तनवीर ने कहा।